तो कल रात को एप्पल इवेंट था जिसमें उन्होंने अपनी नई आईफोन 15 सीरीज लॉन्च कर दी। अब फोन्स में कुछ चीजें अच्छी भी थी और कुछ बातों पे एप्पल ने बड़ा सही चूना लगाया। सारी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। आईफोन 15 सीरीज के हर एक मॉडल में एप्पल ने पीछे से एजेस को कर्व कर दिया है, जिससे कि फोन की इन हैंड फील बेटर होगी, क्योंकि ये जो पीछे की एजेस हैं ये हाथ में चुभेंगी नहीं। एंड क्योंकि एप्पल ने ये चेंज किया है, देन वी विल सी कि इन हैंड फील कितनी बेटर होती है। और अब एप्पल ने प्रो मॉडल्स का फ्रेम टाइटेनियम का बना दिया है। लेकिन जब ये टाइटेनियम वाली लीक आई थी तो मुझे एक डर था, अब क्योंकि टाइटेनियम यूज कर रहे हैं तो फोन कहीं ज्यादा हीट तो नहीं होगा, क्योंकि टाइटेनियम का ऐसा होता है, वो थोड़ा ज्यादा हीट करता है और एप्पल कोई कूलिंग सिस्टम भी यूज नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने टाइटेनियम के साथ एल्यूमिनियम को मिलाया है, जिससे कि हीट डिसिपेशन प्रॉपर हो सके। बाकी टाइटेनियम बॉडी के फायदे तो हैं ही, ड्यूरेबिलिटी बढ़ रही है, फोन हल्का हो रहा है और अब फ्रेम भी फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं रहेगा। और अब आप प्रो सीरीज के बैक ग्लास को बहुत आराम से रिपेयर करवा सकते हो, आपकी जेब में बहुत बड़ा छेद नहीं होगा। ये सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि एप्पल के रिपेयर में किसी का भी घर जाएगा। और इस बार आपको सारे आईफोन 15 के परिवार में डायनेमिक आइलैंड मिलेगा, जो कि विजुअली एक बहुत अच्छा चेंज है, क्योंकि नॉच का बहुत हो गया था। लेकिन जितना मैंने 14 प्रो के यूजर से सुना है, उनको डायनेमिक आइलैंड इतना कुछ अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ज्यादा एप्स इसको सपोर्ट नहीं करती थी। और अब क्योंकि ये पूरे परिवार में आ गया है, तो ऐप डेवलपर्स की मजबूरी हो जाएगी कि वो अपनी एप्स को इसके साथ इंक्लूड करें, नहीं तो उनकी एप्स आउटडेटेड लगेंगी। सो इस साल आई होप ये ज्यादा यूजर्स को पसंद आएगा। अब एप्पल ने प्रो सीरीज के फ्रेम से म्यूट स्विच को हटा के एक कस्टमाइजेबल बटन डाल दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा मूव है। कुछ लोग बैठ के रोएंगे, हाय मेरा म्यूट स्विच, ये वो, उनको छोड़ो। अब क्योंकि ये कस्टमाइजेबल बटन है, तो इसको भी हम बहुत सारे काम असाइन कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस बटन का एक बेटर यूसेज होगा। और एप्पल ने इस बटन को शॉर्टकट्स ऐप के साथ भी जोड़ दिया है, सो नाउ द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। एंड मैं काफी हद तक श्योर हूं कि ये बटन कॉपी भी हो सकता है, क्योंकि काम की चीज है। कुछ फोन्स में ऑलरेडी आता है, लेकिन आईफोन्स में आने के बाद वो चीज एक बेंचमार्क बन ही जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसे नए आईफोन्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप रिफर्बिश्ड आईफोन्स भी देख सकते हो, क्योंकि इंडिया में रिफर्बिश्ड फोन्स का मार्केट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 19% से ग्रो हुआ है। और रिफर्बिश्ड फोन्स के मार्केट को लीड करता है कैशिफाई। कैशिफाई के प्रोडक्ट्स 32 क्वालिटी चेक से पास होके अप्रूव होते हैं, और ये आपको 6 महीने की वारंटी भी देते हैं। और इनके सर्विस सेंटर भी इंडिया की बहुत सारी सिटीज में अवेलेबल है। और यहाँ आपको प्रोडक्ट भी 3 कंडीशंस में मिलता है, फेयर, गुड एंड सुपर्ब। तो आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो। 15 डेज की रिप्लेसमेंट या रिफंड पॉलिसी भी है, और मल्टीपल EMI ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा कोड MRT1000 यूज करोगे तो आपको अप टू 1000 रुपीज का ऑफ भी मिलेगा। इवन कैशिफाई की मंथ एंड और स्टार्टिंग पे सेल भी चलती है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहो तो स्टोर से ले लो, और ऑनलाइन इनकी वेबसाइट भी है, तो अगर आप चेक करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब डिस्प्लेस की बात करते हैं। सबसे पहले नॉन प्रो मॉडल्स अब 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को अचीव कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा किया है उन्होंने। प्रो सीरीज की बात करते हुए एप्पल ने स्क्रीन ब्राइटनेस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, सो आई थिंक वो सेम ही होगी। वैसे सोचने वाली बात है, ज्यादातर मैक्सिमम ब्राइटनेस की जरूरत कहां पड़ती है? आउटडोर्स में। लेकिन इंडिया की धूप में बाहर निकलते 5-10 मिनट के बाद आईफोन ब्राइटनेस गिरा देता है। और ये सेम प्रॉब्लम S23 अल्ट्रा के साथ भी है, तो ये पीक ब्राइटनेस वाले नंबर पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। और नॉन प्रो मॉडल्स में इस बार भी एप्पल 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे रहा है। और मैं सही बताऊं तो अब मैं एप्पल को गलत भी नहीं कहूंगा, मैं गलत कहूंगा उन कस्टमर्स को जिनको एप्पल ने अब ट्रेन कर दिया है कि वो हर बार सेम चीज आपको लाके देगा और आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि फोन बहुत ज्यादा बिकता है, तभी तो ये नहीं बदल रहे। वरना सैमसंग ने कुछ साल पहले नोट 20 में प्लास्टिक की बॉडी दी थी, लोगों ने उसको ऐसे साइडलाइन किया था जैसे वो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। तो जितनी गलती अब यहाँ एप्पल की है, उतनी ही गलती फैंस की भी है, जो ये बोल के जस्टिफाई करते हैं कि आईफोन का 60 हर्ट्ज एंड्रॉइड के 369 हर्ट्ज के बराबर है। शट अप। लेकिन एक चीज जिसका क्रेडिट एप्पल को देना बनता है, 15 प्रो सीरीज में एप्पल ने बेजल्स बहुत कम कर दिए, और शायद ये इंडस्ट्री में सबसे छोटे बेजल्स हैं। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एप्पल ने आईफोन के कंपैरिजन में सबसे कम कहा है। इंडस्ट्री में सबसे कम है या नहीं, इस पे जब प्रोडक्ट सामने आएगा तभी पता लगेगा। और अगर ये बेजल सैमसंग से कम निकले तो सैमसंग को तो डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सबसे अच्छी डिस्प्ले होने के बाद भी बेजल्स तुम्हारे कॉम्पिटिटर के तुमसे छोटे हैं। इनोवेशन। और अगले साल देखना, ये जो बेजल्स और एक्शन बटन जो कि प्रो सीरीज के फीचर है, इन्हीं को नॉन प्रो में डाल के एप्पल कैसे बढ़िया ढिंडोरा पीटेगा। चलो अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। देखो इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि ये सभी को पता था कि प्रो मॉडल में एक नई A17 चिप आनी थी, और नॉन प्रो में पिछले साल वाली 14 प्रो की A16 यूज करी जाएगी। लेकिन एप्पल ने A17 बायोनिक का नाम बदल के A17 प्रो रख दिया है। एप्पल बीइंग एप्पल अगली बार इसी चिप को A17 बोल के आईफोन 16 में डाल देंगे। और इस
A17 में 6 कोर का CPU है और 6 कोर का ही GPU है। एप्पल क्लेम करता है कि ये GPU अब 20 टाइम्स फास्टर है और अब ये हार्डवेयर लेवल रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है। और ये कुछ नई चीज है क्योंकि इससे ग्राफिक्स बहुत अच्छे दिख पाएंगे। और इस चिपसेट में ऐसे बहुत से एडवांस फीचर हैं जो कि स्मार्टफोन गेमिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, जैसे कंसोल गेम्स आपके फोन पे चलेंगे। और भी बहुत सारा ज्ञान एप्पल ने स्टेज पे दिया था, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सो उसको थोड़ा रहने देते हैं। अब बेसिक बात तो यही है कि A16 और A17 की परफॉर्मेंस में कोई घंटा फर्क नहीं बता पाएगा। 95% यूजर्स के लिए दोनों चिप्स एग्जैक्टली सेम है। जो मेन फर्क आएगा वो आएगा बैटरी लाइफ में। और एप्पल की चिपसेट्स को आप ऐसे ही देखा करो, हर साल इनकी परफॉर्मेंस को सेम माना करो, बस बैटरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी और कैमरा बेटर हो जाएगा क्योंकि प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है। अब उस चीज की बात करते हैं जो हर साल एक्चुअल में अपडेट होती है, कैमरास। 15 और 15 प्लस में एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा डाल दिया है जिसका एपर्चर भी f1.6 है, सो इट्स नॉट बैड एट ऑल। ये चेंज होने से पिक्चर्स में डिटेल्स बढ़ेंगी और क्योंकि सेंसर बड़ा है तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। चाहे कोई भी लाइट कंडीशन हो, कंसीडरिंग जो चीजें बोली है उस हिसाब से फोटोज बेटर आनी चाहिए। और इसी 48 मेगापिक्सल को डिवाइड करके ये लोग 2x टेलीफोटो की तरह भी यूज करेंगे, जैसे पिछले साल इन्होंने प्रो मॉडल्स के साथ किया था। लेकिन कैमरा के सॉफ्टवेयर में एक स्मार्ट अपडेट आया है। 15 सीरीज का कैमरा अब एक बेटर डेप्थ मैप बनाएगा। इसका सरल भाषा में मतलब ये हुआ कि पोर्ट्रेट मोड में आपको चूज नहीं करना पड़ेगा कि कब आपको पोर्ट्रेट फोटोज लेनी है। ये काम आपका फोन खुद से भी कर सकता है और अगर आप कोई फोटो बिना पोर्ट्रेट मोड के लेते हो तो आप बाद में भी उस फोटो को पोर्ट्रेट मोड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसी के साथ प्रो सीरीज का जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है उसको बहुत ज्यादा अपडेट दे दिए हैं। अब ये 3 फोकल लेंस पे शूट कर सकता है, 24mm, 28mm और 35mm। और ये जो पोर्ट्रेट मोड वाला एडवांस फीचर है वो इसमें भी काम करेगा। और एप्पल ने क्लेम किया है कि प्रो सीरीज का कैमरा 2 टाइम्स बेटर नाइट परफॉर्मेंस दे सकता है। अब मुझे ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट हु नोस, क्योंकि कैमरा में नंबर्स ही बताए जा सकते हैं। अब जब रियल लाइफ में फोन मेरे पास में आएगा तब खींच के देखेंगे तो पता लग जाएगा। बस इसीलिए अभी मैं कैमरा के ऊपर कोई बहुत बड़ा ओपिनियन नहीं देना चाहता, क्योंकि इन्होंने टेलीफोटो कैमरा की फोकल लेंथ भी 77mm तक बढ़ा दी है। और अब क्योंकि ये 70mm के आसपास है तो ये पोर्ट्रेट मोड के लिए बहुत अच्छी फोकल लेंथ मानी जाती है। और सबसे मेन, एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है एक 5 टाइम्स जूम वाला पेरिस्कोप कैमरा, जिसका एपर्चर होगा f2.8, यानी कि पहले के कंपैरिजन में 25% बड़ा सेंसर। बहुत क्रेजी साउंड करता है, बट इट इज व्हाट इट इज। अच्छी बात है कि एप्पल अब कंपटीशन के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप कह सकते हो कि अल्ट्रा में तो 10x वाला पेरिस्कोप कैमरा है, आईफोन में तो 5x ही है। देखो, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्टली समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड सेकेंडली मैं देखना चाहता हूँ कि एप्पल का पेरिस्कोप सैमसंग के पेरिस्कोप के सामने कैसा टिकता है। और इस प्रो सिस्टम का OIS भी 3D है, जो कि हर डायरेक्शन में मूव करके वीडियोस को 2 टाइम्स बेटर स्टेबलाइज कर पाएगा। और इस बार प्रो रेज में 4K 60 FPS का सपोर्ट भी आ गया है, जिसका फाइल साइज बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन एप्पल आपको एक फीचर दे रहा है कि आप इस फुटेज को डायरेक्टली अपनी एक्सटर्नल ड्राइव पे ही रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हो, फोन की स्टोरेज यूज नहीं होगी। और इसी कैमरा सिस्टम को यूज करके आप स्पेशल वीडियोस भी बना सकते हो। इसमें फोन का वाइड एंगल और मेन कैमरा दोनों एक साथ यूज होंगे और बाद में आप इसको अपने 4 लाख के विजन प्रो पे देख सकते हो। अब हम आते हैं USB-C पे। अच्छी बात है, पूरे परिवार को USB-C मिल गई, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि आप अपने Realme के चार्जर से 15 सीरीज को चार्ज कर पाओगे या नहीं, क्योंकि जहां तक लगता है ये लोग सिर्फ सर्टिफाइड चार्जर्स ही यूज करने देंगे। और अगर अलाउ कर भी दिया तो जिस रफ्तार से फोन चार्ज होगा वो देख के हम खून के आंसू रो देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ ना हो, बाकी पता नहीं। और इसमें भी एप्पल ने हरामबंती ऐसे की है कि इन्होंने प्रो मॉडल्स में USB 3 डाल दिया, जिसकी स्पीड 10 Gbps तक है, और बेस मॉडल्स में USB 2, जिसकी स्पीड की बात हम ना ही करें तो बेहतर होगा। तो अल्टीमेटली इन्होंने अपने गंदे काम कर दिए हैं। बेस मॉडल की ट्रांसफर स्पीड्स वही होगी जो पहले थी। और एप्पल बैटरी में 100% रिसाइकल्ड कोबाल्ट और मैगसेफ कॉइल में 100% रिसाइकल्ड कॉपर यूज कर रहा है। और ये अपने लेदर केसेस को भी डिच कर रहे हैं। सो इसके लिए एप्पल को एक पीठ पे थप। सॉफ्टवेयर फीचर में एक सबसे काम का फीचर जो मुझे दिखा वो था वॉइस आइसोलेशन, यानी कि जब भी आप फोन पे बात करोगे तो एक बटन दबाने पे नॉइस को ये कंप्लीटली सेपरेट आउट कर देगा। और जिस तरह एप्पल ने पिछले साल इमरजेंसी SOS निकाला था, इस बार उन्होंने रोड साइड असिस्टेंस फीचर निकाला है, जिससे कि अगर आपकी गाड़ी खराब हुई और आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप वाया सैटेलाइट गाड़ी के लिए असिस्टेंस ले सकते हो। हाँ, लेकिन अभी के लिए ये फीचर सिर्फ US में ही अवेलेबल होगा। बाकी एप्पल ने सारे हार्डवेयर चेंजेस के साथ साथ एक नया U2 चिप भी इंक्लूड किया है, जो कि फाइंड माई नेटवर्क की एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ा देता है। और ये मुझे बहुत सही चीज लगती है कि एप्पल अपने फाइंड माई नेटवर्क को काफी ज्यादा सीरियसली लेता है। अब आप इसे एप्पल की दरियादिली कह लो या एहसान कह लो, इन्होंने प्राइस सिर्फ प्रो मैक्स का बढ़ाया है
और वो भी सिर्फ $100। चलो शुक्र है इतना एहसान तो कर लिया। और ये प्राइस इंक्रीज किया गया है बिकॉज ऑफ द पेरिस्कोप लेंस, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि अगर टाइटेनियम की वजह से प्राइस बढ़ता तो वो फिर प्रो का भी बढ़ता, सिर्फ प्रो मैक्स का नहीं बढ़ता। और इसी के साथ 15 प्रो मैक्स आपको इंडिया में 1,60,000 से शुरू होता हुआ दिखेगा। बाकी सभी मॉडल की प्राइसिंग एग्जैक्टली सेम है। 15 80,000 का, 15 प्लस 90,000 का और 15 प्रो 1,35,000 का। अब प्राइसिंग पे मेरा ओपिनियन बहुत ही बेसिक सा है कि प्राइस तो देखो बढ़ेगा ही। कुछ सालों से एप्पल सेम प्राइस पे ही खेल रहा था, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बढ़ाया है तो आई थिंक वो 2-3 साल इसी प्राइस पे रहेंगे। अब ये चीज पचानी थोड़ी मुश्किल है कि एप्पल का इसमें 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट हम इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये चीजें बरसों से चली आ रही है। और अब क्योंकि हर साल आईफोन सेम ही होता है, जैसे 13 और 14 को सेम फोन बोला गया था, और मैं भी इस चीज से अग्री करता हूँ, लेकिन इस बार आईफोन 14 और 15 में इतना चेंज है कि एटलीस्ट 15 अब एक नया फोन लग रहा है। क्योंकि मेन तो इन्होंने डायनामिक आइलैंड डाल दिया, और जिसने एप्पल खरीदना है उसके लिए तो वो जन्नत से कम नहीं होगा। बट मुझे एक शिकायत है और वो है स्टोरेज। आपको 1,35,000 के फोन में सिर्फ 128 GB की स्टोरेज मिलती है। I mean सीरियसली एप्पल। अब एक 128 GB वाले फोन में मुझे प्रोरेस वीडियो बनाने से पहले 128 बार सोचना पड़ेगा, या फिर मैं तुम्हें एडवांस में पहले ही 10,000 रुपए दे देता हूँ ताकि मेरा भला हो जाए। कम से कम प्रो सीरीज को तो 256 GB से स्टार्ट कर देते, आरामजादे कहीं के। और नॉन प्रो मॉडल्स के अगर आप कलर देखोगे तो काफी रंग बिरंगा माहौल है, लेकिन प्रो सीरीज के कलर्स कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रंग लूं, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सिमिलर से ही दिख रहे हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ हमें भूलना नहीं चाहिए कि एप्पल पहली बार अपना लेटेस्ट आईफोन चाइना के साथ साथ इंडिया में भी बना रहा है, और ये कैसे हुआ इसकी पूरी स्टोरी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।